ये जो तस्वीर आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किस तरह का नुकसान उन मिसाइल स्ट्राइक्स में हुआ है उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। रूस चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा हो, लेकिन एम्बेसडर त्रिगुनियात, यूनाइटेड नेशंस कितना बेकार का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है वो साफ है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो जाता है, यूएन का नाम तक कोई नहीं लेता। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस को मैं बताइए कि क्यों हम दोष दे रहे हैं इसमें। यूनाइटेड नेशन कोई अपने आप में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। यूनाइटेड नेशंस में ये 5 जो P5 कंट्रीज बैठे हुए हैं जिनके पास वीटो पावर्स है, वो किसी चीज़ को चलने ही नहीं देते हैं कभी। तो अब चाहे रशिया कह ले, चीन कह ले, जानते हैं कि अमेरिका उसको वीटो कर देगा। तो खाली डिस्कशन होगा, बातें होंगी, ये बातें करने के लिए वो जगह बनी हुई है इस वक्त, और कोई उसका वो नहीं। हाँ, तो मतलब कस्में वादे प्यार वफा जब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ जनरल साहब, बातों के सिवाय कुछ नहीं बचा एक्चुअली में। डिप्लोमेसी जो है, ग्लोबल डिप्लोमेसी नहीं बची, क्योंकि ट्रम्प जैसे लीडर्स आगे दुनिया में। हाँ। और ये सिर्फ अपनी रेजीम को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। मेरा मानना ये गौरव, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना अमेरिका की और बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। दोहा में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर जो हमला हुआ है, ईरान का जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ है दोहा में, उस पर उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मिसाइल किस तरह एक इमारत के बिल्कुल पास आके गिरी। और अगर इतने घने बसे इलाके में मिसाइल आकर गिरती है तो ये आपको दिखाता है कि ईरान की मिसाइल शक्ति कितनी जबरदस्त है। दोहा में जो अमेरिकी एयरबेस है, स्ट्रेटेजिक एयरबेस है एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, और उस स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर ये मिसाइल आके गिरी है। गौरव, इफ यू रियली आस्क मी, आई एम अमेज्ड, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का कंट्रोल आपके पास था। आपको पता था कि ये होने वाला है, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ से मिसाइल्स गिरेंगी, क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि हम मिडिल ईस्ट में जितने भी आपके बेसिस को अटैक करेंगे, तो क्यों नहीं प्रिपरेशन की? ये मिसाइल कैसे पेनिट्रेट कर गई? अगर ये कर सकती है तो आज तो कल भी कर सकती है, अगर आपके प्रिपरेशन के बावजूद। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक सवाल है इवन ट्रम्प रेजिम का, या जो उन्होंने अपने एयर बेसिस को सुरक्षित करने की जो भी योजना बनाई वो कारगर नहीं हुई, ये अपने आप में अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जन दयाल, क्या मैं इस पर एक अलग एक एंगल ले सकता हूं? ये मिसाइलें जब यहाँ गिर रही हैं तो अमेरिका और इजराइल ने देख लिया कि क्या शक्ति है इस समय ईरान के पास। ये अगर उनकी बेस्ट कैपेबिलिटी है तो उनको मालूम है इसको काउंटर कैसे करना है। देखिए, लेकिन ये भी तो सोचिए कि ईरान भी शुरू में सारे पत्ते नहीं खोलेगा ना, लड़ाई है। एक बात जरूर है कि जो क्लेम्ड कैपेबिलिटीज है ना अमेरिका की और इजराइल की, मुझे लगता है उनके अंदर भी अब दुनिया को देखने को मिलेगा कि उनके अंदर भी गैप्स है। इतना बड़ा गल्फ रीजन है, 6-7 कंट्रीज हैं, पूरी कंट्रीज को कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है गौरव। उसमें गैप्स होंगे, और जो ईरान है वो यहाँ पिछले 30 साल से इन्हीं को असेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप्स हैं। अगर ईरान ने सारे पत्ते खोल दिए, मैं नहीं समझता ईरान अभी सारे पत्ते खोलेगा। ठीक, ओके जनरल सिवाच जी। एक समझना पड़ेगा कि ईरान की क्या एक्स फैक्टर है। ईरान का एक्स फैक्टर है उसकी मिसाइल। और क्यों यूं तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान पे इन्होंने पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम एयर डिफेंस और था टर्मिनी हाईट्यूड एरिया डिफेंस लिखता है, मगर फिर भी इतनी मिसाइलें अगर हमला करने में कामयाब रही हैं। आप देखें कि 2 जगह बहुत बड़े हमले हुए हैं, एक तो कतार जो अल उदय एयरबेस है, और एक बहरान के अंदर जो उनकी नेवल 5th एयर फ्लीट की हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी सटीक हमले हुए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है ईरान की प्रॉब्लम क्या है, ईरान की जो मिसाइलें हैं वो काउंटेड हैं, वो 2500 से 3000 हैं, धीरे धीरे वो डिप्लीट होंगी। रूस और चीन इसकी मदद नहीं कर पाएंगे, जो मदद करनी थी उन्होंने पहले कर दी। ये बड़ी वाइस मार्शल श्रीवास्तव, क्या अमेरिका और इजराइल की ये रणनीति है कि इनकी मिसाइलें खपवा दो पहले 2-4 दिन में और फिर बड़ा वार करो जब उनके पास कुछ नहीं होगा अपने डिफेंस के लिए? बात यह है गौरव, अमेरिका और इजराइल के लिए कि जिन ठिकानों पर मारा है वो डिक्लेयर्ड ठिकाने थे। ये अमेरिकी एयरबेस के पास हुआ है। अगर एरिया डिफेंस सिस्टम आपका काम करता है, मैं आपको बताता हूं, मैं उस सिस्टम में रह चुका हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके पास पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि ये नोन टारगेट्स हैं। अगर नोन टारगेट्स को आपने डेसिमेट कर दिया और आप गिर गए, ये बहुत चिंता का विषय है अगर आप एयर डिफेंस नेटवर्क में काम करते हैं।
ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इलाका है, पूरे इलाके को हमें कवर करना है, आपने नहीं, कहीं डाल लेकिन दिया। गैप्स में गिरे हैं या वीपी को हिट किया है, मतलब ये VA किसी को हिट किया है। ये वाइटल एसिड वाइटल पॉइंट को अगर मारा है तब तो ये बड़ा नुकसान है। अगर खुले मैदान में आके गिर गई है मिसाइलें तो कोई बात नहीं तो होती, कोई बात लेकिन नहीं खुला हुई। मैदान नहीं है। लेकिन गौरव, ये हम कह प्रोटेक्टेड रहे हैं- एरिया होना चाहिए। गौरव, हम कह रहे हैं डिप्लीट, ईरानियन नेशन की भी तो कैपेबिलिटी देखो। हम रशिया और ईरान क्यों चाइना की तरफ देख रहे हैं? अरे ईरान एज ए नेशन, जब नेशन थ्रेट पे आएगा पूरा ईरान प्रोड्यूस करेगा ना, तो मिसाइल प्रोड्यूस होंगी। सुशांत सरी ने ईरान ने अपने आप ये करने में, आप ये सोचिए ईरान पर कितने दशकों से सैंक्शंस लगे थे, कितने दशकों से सैंक्शंस को झेलते झेलते उसने फिर भी अपने आप को इस स्थिति में रखा है कि वो 8 अमेरिकन एयरबेसेस और इजराइल पर एक साथ वार करने की क्षमता रखता है। सुशांत, गौरव, हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। एक तो जहां तक अमेरिकी एयरबेसेस का सवाल है, हम लोग भूल रहे हैं कि पिछले साल भी जब ईरान ने मिसाइल दागी थी आलूदे एयरबेस के ऊपर, तो सक्सेसफुल स्ट्राइक ही था। लेकिन वो कहकर दागी थी, वो सिंबॉलिक स्ट्राइक था, ये रियल स्ट्राइक है। ये अंतर है दोनों में। यार बॉस, एक मिनट, कह के दागी थी, आप मुझे कह के बोलते हैं कि मैं दागूंगा, और मैं आपको दिखा भी तो सकता हूं ना कि आई हैव द पोटेंशियल टू स्टॉप इट। बैलिस्टिक मिसाइल और जो डिस्टेंस वाला फैक्टर होता है वो डेफिनेटली काउंट करता है। इसीलिए अमेरिका ने बहुत सारे अपने जो लोग थे पुल आउट किए थे, जैसे मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था। जहां आपकी दूसरा सवाल है कि जी सैंक्शंस लगी हुई थी, देखिए वो सैंक्शंस का असर तो हुआ है ईरान के ऊपर। अगर हम माने ना माने, उन्होंने जो कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर चुके थे वो उन्होंने अपने रक्षा के ऊपर उसको खर्च किया, और उसमें भी बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। तो ठीक है, ईरान ने अपनी मिसाइल सिस्टम्स बनाई, ड्रोन्स बनाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी ली चाइना से, रशिया से और जगहों से स्मगल वगैरह जैसे भी की। मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका हक था जैसे भी उन्होंने ली। लेकिन आप ये देखें ना, ईरान की जो क्षमताएं हो सकती थी वो कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो मेरे ख्याल इसको आप जिस नजरिए से देख रहे हैं, आपको यह देखना है कि वो रेजीम के लिए अपना सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट है, लोगों का भला उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजीम सर्वाइवल ट्रम्प्स द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये चीज हम पाकिस्तान में भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल, कि लोग जाए भट्टी में जाए, लेकिन जर्नैलों की लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ईरान में जो हमारी टीमें सुशांत सरीन ईरान गई थी, वो लगातार ये बता रही हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो इस समय रिजीम के समर्थन में भी उतरे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मिनाब में स्कूल पर इजराइल का हमला हुआ है। ये ईरान ने एक बड़ा दावा किया है, 5 बच्चे उसमें मारे गए हैं। स्कूल में हमले में छात्रों की मौत का आंकड़ा 6 था, बढ़कर 24 हो गया है। 24 ईरान में स्कूल के बच्चे इजराइल की मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए हैं। यह ईरान की तरफ से इस समय बड़ा दावा किया गया है। और इसका एम्बेसडर त्रिगुनिया, क्या दुनिया पर असर पड़ेगा अगर स्कूल में हमले में 24 छात्रों की मौत होती है? ईरान का मीडिया वो तस्वीरें दुनिया को दिखाता है। क्या अमेरिका और इजराइल दोनों पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कि बेगुनाह मारे जा रहे हैं? असली बात तो ये है कि ना अमेरिका ना इजराइल ये किसी की सुनते हैं क्या? इंटरनेशनल ओपिनियन से उनको मतलब नहीं है किसी को भी। इस वक्त उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि ईरान के अंदर वीकनेस है, उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके किस तरह से वहाँ का रजीम चेंज किया जाए। दैट्स द सिंगल पॉइंट एजेंडा फॉर देम। और जो भी है, ताकि उसके पास बाद में कैपेसिटी नहीं रहेगी, और एक जो CIS-2 है उसको ला करके यहाँ पर बना दो, और वो उसके बाद में जो जो चाहते हैं वो करता रहेगा। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लीबिया का केस मैं देखा, मैं वहाँ पे था, कि किस तरह जहाँ जहाँ अमेरिकन ने अटैक किया है, कहीं पे भी मिलिट्री स्ट्राइक किया है या वो कंट्री को डिस्टेबलाइज किया है, वो कंट्रीज आज तक डिस्टेबलाइज हैं और वो कभी वहाँ ठीक नहीं हो सकता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव ही गलत है, उनका अप्रोच भी गलत है उस बात को। तो अगर ये 100 आदमी 1000 आदमी मर जाएंगे, अमेरिकन भी तो मारे गए अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स देमसेल्व्स। जी नहीं, और ऐसी परिस्थिति में ईरान एक विश्व की बहुत प्राचीन सभ्यता भी है, और ऐसी सभ्यता जिसने अपनी शक्ति को काफी हद तक बरकरार रखा है 40 वर्ष के प्रतिबंध के बावजूद। और ऐसी परिस्थिति में जनरल दयाल,
ईरान के जितने भी रक्षा उपकरण हैं, जितनी भी उनकी मिसाइलें हैं, वो किसी एक जगह सीमित नहीं है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसे हजारों किलोमीटर में फैला ईरान वो काफी दिनों तक पलटवार करने की स्थिति में हो सकता है। गौरव, बिल्कुल पिछली लास्ट 4 इयर्स के अंदर जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें ईरान जो है रशिया को मोर देन 40,000 कारीगर जो ड्रोन्स दे चुका है। कारीगर मींस जो जब टर्की ने विड्रॉ किया रशियन सपोर्ट के लिए, टर्की ने जब बिल्कुल विड्रॉ कर लिया और चाइना से ओपनली कुछ नहीं मिला, तो ईरान ने तो उनको भी सप्लाई किया। तो ईरान की जो फैसिलिटीज हैं वो वेल स्प्रेड है, कंसील्ड है, कैमोफ्लाज्ड है, और मैं समझता हूं कि जितना मर्जी आप ईरान जैसी कंट्री के अंदर अपने खुफिया भेज लो, ईरान काफी प्रोटेक्टेड है अंदर से, और रिजीम चेंज इतनी आसानी से नहीं होगी। ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, और इसमें अभी आप देखोगे भारत भी इंटरवीन करेगा ना, क्योंकि इकोनॉमी तो हमारी गड़बड़ होगी, सुशांत सरीन की गड़बड़ होगी। सुशांत सरीन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन बाहर से करना बहुत आसान नहीं होगा? केवल मिसाइल स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से बूट्स ऑन ग्राउंड करना जरूरी होगा पश्चिमी देशों के लिए या इजराइल के लिए ईरान में? यार देखो, एक तो ये लड़ाई कितनी खिंचेगी, मेरे ख्याल जनरल साहब भी थोड़े से प्रिजम्पशुअस हो रहे हैं और मुझसे ज्यादा ये बेहतर जानते हैं कि लड़ाई कब खत्म होगी और कितनी आगे लंबी खिंचेगी, कोई भी नहीं बता सकता। ये होने को अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाए, ना होने को अगले 7 वर्ष चलते रहे। देयर इज नो वे यू कैन प्रिडिक्ट। नंबर 2, जहां तक रेजिम चेंज का सवाल है, देखिए अगर तो रेजिम चेंज 7 दिन में हो गया तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा विध्वंस हुआ तब भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन एक संभावना जरूर है जिसके बारे में अटकलें लग रही थी, और ये मैं बिल्कुल बात मानता हूं कि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजते, फौजें नहीं भेजते जैसे आपने इराक में भेजा था, तब तक रेजिम का चेंज करना असंभव है। और अगर रेजिम चेंज कर भी दी, जो आपने पहले सवाल उठाया था कि इस रेजिम का भी एक समर्थन बेस है वहां पर, उसको आप नहीं सकते। बेशक वो छोटा हो, 25% हो, 40% हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उसका एक समर्थन है। लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस भी हो सकती है जैसे हमने इराक में देखी थी। लेकिन अगर अंदर ही अंदर, रेजिम के अंदर ही कुछ टूट फूट हो, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि जी ये लोग जो हैं अब इनका टाइम पूरा हो गया, दूसरे लोगों को लेकर आया जाए, तो एक अलग बात आती है। तो मेरे ख्याल हम लोग अभी यार चंद घंटे हुए हैं अभी। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और आप भारत पर असर की जो चर्चा हो रही थी उस पर एक बात बता दें कि कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स इस समय कैंसिल कर दी गई हैं।